हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल क्लासेस। मैं आपका दोस्त राज प्रजापत आज फिर लेके आया हूँ वही मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो हमेशा आर्मी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और मेरे आर्मी लवर्स दोस्त उनको करने के बाद भी उनका कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो हम उन कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि एक अर्धवृत्ताकार कोण मापक का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि एक अर्धवृत्ताकार, दैट मीन्स हमें समझना चाहिए कि ये एक पूरा वृत्त है और अर्धवृत्ताकार की बात करी उन्होंने, अर्धवृत्ताकार की दैट मीन्स आधे वृत्त की बात करी, दैट मीन्स हमारा सिर्फ आधा वृत्त होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही है कि कोण मापक का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्यास क्या होता है। व्यास क्या होता है कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो होता है इसको कहते हैं हम त्रिज्या, और त्रिज्या के डबल को हम व्यास कहते हैं। तो व्यास हमारे पास कितना है? 14 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो फिर इस अर्धवृत्त की त्रिज्या को हम r से डिनोट करते हैं क्योंकि रेडियस होता है, और रेडियस कितनी होगी? ये 14 है तो इसका आधा कितना होगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो एक अर्धवृत्ताकार कोण मापक का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो व्यास 14 सेंटीमीटर दे रखा तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। और उसमें इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। इसका परिमाप हमको निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए हमको, परिमाप क्या होता है? इसका आउटर पार्ट, दैट मीन्स ये पूरा और ये पूरा। तो एक पूरा अगर वृत्त होता तो पूरे का परिमाप निकालना, दैट मीन्स परिधि निकालना। तो एक वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। तो वो किसका होता है? एक पूरे वृत्त की। लेकिन हम बात कर रहे हैं अर्धवृत्त की। तो वृत्त कैसा होगा? आधा। अर्धवृत्त तो परिधि भी क्या होगी? आधी। दैट मीन्स ये 2 पाई r ना होकर क्या होगी? सिर्फ पाई r होगी। दैट मीन्स वृत्त की परिधि अगर 2 पाई r है तो ये भी आधा हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। दैट मीन्स हमें याद होना चाहिए कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? पाई r होगी। और पाई की वैल्यू भी आपको पता है क्या होती है? 22/7 होती है। तो ये हम इसमें वैल्यू रख लेंगे कि पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। और r की वैल्यू कितनी है? क्योंकि व्यास दे रखा था 14 तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7। तो यहाँ हमने रख दिया 7। तो 7 से 7 कट गया। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा? 22 सेंटीमीटर। ये 22 सेंटीमीटर क्या आया? अच्छा, क्या ये हमसे पूछा था इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, तो क्या इसका परिमाप आ गया क्या 22 सेंटीमीटर? नहीं, ये तो हमारी अर्ध परिधि है। दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू है। हमें क्या चाहिए? इसका टोटल परिमाप चाहिए। इस अर्धवृत्ताकार कोण मापक का व्यास दे रखा है और इसका परिमाप निकालना है। दैट मीन्स हमें ये जो निकाला ये खाली सिर्फ इतना निकाला है हमने। तो यहाँ से यहाँ तक जो निकाला वो कितना है? 22 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो हमको ये भी चाहिए, तो ये कितना है? 14। तो ये कितना? 22 + 14 मतलब कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ देखिएगा 22 हमारी अर्ध परिधि हो गई, और ये जो मिडिल का जो बचा ये कितना है हमारा? यहाँ पर कितना है? 14। तो 22 और 14 कितना होगा? 36 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा कि यदि एक अर्धवृत्ताकार कोण मापक का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर वृत्त की परिधि का फॉर्मूला रखना हमने अर्धवृत्त की, तो पाई r होता है और पूरे का 2 पाई r होता है। तो पाई r में वैल्यू रखा तो वहाँ से हमारा निकला कितना? 22 सेंटीमीटर। और 22 सेंटीमीटर निकला तो हमको निकालना था इसका परिमाप, जो कि परिमाप क्या होता है? ये यहाँ से यहाँ तक पूरा। तो ये आधा था 22 और ये था 14। 22 और 14 को जोड़ा तो आ गया हमारा 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु 60 रुपये में खरीदी और 80 रुपये में बेच दी जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? तो ये तो एक आसान क्वेश्चन है जिसमें हम देखते हैं कि अगर 60 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 80 में बेच दी तो हमारा लाभ हुआ या हानि हुई। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि इसमें रुपए में तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें परसेंटेज पूछ लिया तो हमेशा याद रखना कि या तो कम में खरीदेंगे, ज़्यादा में बेचेंगे, लाभ होगा। हमने जो खरीदी उससे कम में बेचेंगे तो हमारी हानि हो जाएगी। तो यहाँ पर दो चीज़ हो सकती है, एक तो लाभ हो सकता है और हानि हो सकती है। अगर हमें लाभ हो रहा है तो हम परसेंटेज पूछा उन्होंने कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, तो हम पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। चाहे लाभ प्रतिशत हो या फिर चाहे हानि प्रतिशत हो, दोनों किस पर निकलती है? क्रय मूल्य पर निकलती है, कॉस्ट प्राइस पर निकलती है। ठीक है। तो लाभ प्रतिशत दैट मीन्स कितना लाभ हुआ वो रख दो, बटे में क्रय मूल्य रख दो,
क्रय मूल्य रख दो और गुणित क्या कर दो, 100 से कर दो, तो वहाँ से लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। चाहे हानि प्रतिशत, अगर हानि हुई है तो हानि प्रतिशत भी ऐसे ही निकलेगी। हानि हम ऊपर रख देंगे, बटे में क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य ही रखेंगे गुणित 100। तो इतना सा ध्यान रख लो सिर्फ कि चाहे लाभ हो या हानि हो, हमेशा किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पर ही निकलेगा। हमेशा हम नीचे जो वैल्यू रखेंगे वो हमेशा क्या रखेंगे, क्रय मूल्य ही रखेंगे। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, या हानि हुई हो तो हानि प्रतिशत निकलेगी हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। ठीक है, तो इतना आसान भी नहीं है कि डायरेक्टली पूछ ले, इतना इजी भी नहीं पूछेंगे कि 20 रुपए की कोई चीज़ खरीदी और 40 में बेच दी तो कितने रुपए का लाभ हुआ, डायरेक्ट बता दोगे 20 रुपए का है ना। या 40 रुपए में कोई चीज़ खरीदी 10 रुपए में बेच दी तो कितने रुपए की हानि हो गई, 30 रुपए की, ऐसा नहीं पूछेंगे। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, और वो निकालने का फॉर्मूला है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, और हानि प्रतिशत में भी सिर्फ हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। ध्यान रखो, लाभ हो या हानि हो दोनों निकलेगी क्रय मूल्य पर। लाभ हुआ तो लाभ ऊपर रखेंगे, हानि होगा तो हानि रख देंगे। इस क्वेश्चन में क्या होगा कि यदि कोई वस्तु 60 रुपए में खरीदी 80 रुपए में बेच दी, भैया 60 रुपए में खरीदी मतलब ये 60 रुपए क्या है, ये हमारा क्रय मूल्य है। बेच कितने में दी, 80 रुपए में बेच दी, मतलब हमारा विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य है 80 रुपए। तो बताओ, यहाँ से आसानी से बता दिया, 60 रुपए में खरीदी 80 रुपए में बेच दी, लाभ कितने का हुआ, 20 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन हमसे ये 20 रुपए नहीं पूछा है, और ऑप्शन में देगा वो, ए ऑप्शन आपको 20 रुपए देगा, 20 लिख के देगा, 20% देगा, आप डायरेक्ट 20% पे टिक कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं, हमें परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने का तरीका है, क्या बताया था अभी लाभ प्रतिशत निकालने का, लाभ रखेंगे 20 रुपए का जो लाभ हुआ वो लाभ रखेंगे सबसे पहले, लाभ ऊपर 20, बटे में क्या रखेंगे, क्रय मूल्य, दोनों में से क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य है 60 रुपए, गुणित में क्या रखेंगे, गुणित में 100। बस, अगर हानि होती, मान लो 80 रुपए में खरीदता 60 रुपए में बेचता तो 20 रुपए की क्या हो जाती, हानि हो जाती। लेकिन हानि बटे में तो क्रय मूल्य ही आता, चाहे लाभ हो या हानि हो। तो 20 बटे 60 गुणित 100, इसको सोल्व कर दो आप, इसे 20 से 23 जा 20 या 60, और 100 को 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3%। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दर से कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा 20 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। मतलब हमेशा ध्यान रखना, साधारण ब्याज वाला हो और 20 वर्ष में दुगनी हो जाएगी, 30 वर्ष में तिगुनी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी, जितना भी दे रखा, जितना भी गुना दे रखा है। तो इसको करने का, क्योंकि इसको लॉन्ग मेथड से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन हमें तो शॉर्ट ट्रिक से चलना है। देखो, या तो शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा से ज़्यादा अपना लो, या फिर ऑप्शन में से अपन उठा लो। तो हम दोनों तरीके से, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, और हम शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से करेंगे। सारे क्वेश्चन को हम लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं। हमें सिर्फ शॉर्ट मेथड ही सीखना है, जिससे हम जल्दी से जल्दी हमारे क्वेश्चन का आंसर दे सकें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन करेंगे कि किस दर से कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा 20 वर्ष में दुगनी हो जाती है। तो देखो, ध्यान रखना, दुगनी बोला है तो एक हमेशा कम कर दो, दुगनी से एक कम कर दोगे तो एक हो जाएगा। मान लो चौगुनी बोलता तो एक कम कर देते तो कितना हो जाता, 3 हो जाता। समझ में आ रहा है। 5 गुनी बोल देता तो 5 में से एक कम कर देते 4 हो जाता। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जरा देखिएगा, शॉर्ट ट्रिक देखिएगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं इसको आप, कि दुगनी बोला है तो इससे एक कम कर दो, तो दुगनी से कम हो जाएगी तो एक हो जाएगा। बटे में जो वर्ष दे रखा है वो रख दो, गुणित 100 रख दो, इसको कैंसिल आउट कर दो, 20 से कम 20, 20 से 5 100। दैट मीन्स उसने क्या बचा, किस दर से 5% दर से। आंसर आ गया दोस्तों आपका कि 5% दर से साधारण ब्याज द्वारा 20 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। वो राशि 5% की दर से 20 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। तो ऐसा ही क्वेश्चन हो कि साधारण ब्याज की दर से कोई सा भी दे दिया, कितना भी समय दे दिया, 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष 15 वर्ष जो भी, और यहाँ दुगनी तिगनी चौगुनी जो भी दे रखा है, जितना भी गुना दे रखा है, उस गुना को एक कम कर देना, ऊपर लिख देना, बटे में जो टाइम दे रखा है वो लिख देना, गुणित 100 कर देना, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि एक व्यापारी ने 2 रेडियो 960 रुपये में खरीदे। 2 रेडियो खरीदे उसने 960 रुपये में। उसने ये नहीं बताया कि दोनों बराबर कीमत में खरीदे। एक 900 रुपये का भी हो सकता है, दूसरा 60 रुपये का भी हो सकता है, एक 850 रुपये का भी हो सकता है, एक दूसरा जो बचे उतने का भी हो सकता है। मतलब दोनों की कीमत अलग अलग हो सकती है, दोनों अलग अलग कीमत में खरीदे, लेकिन कुल बता दिया उसने कि एक व्यापारी ने 2 रेडियो 960 रुपये में खरीदे। उसने एक रेडियो 15% हानि पर और दूसरा 19% लाभ पर बेच दिया। पहले पर 15% हानि हो गई और दूसरे रेडियो पर 19% लाभ हुआ। यदि दोनों रेडियो समान मूल्य पर बेचे, उसने जो दोनों बेचे
तो समान मूल्य पर बेचे। मान लो उसने एक 250 को बेचा तो दूसरा भी 250 को बेचा, दूसरा पहला 200 को बेचा दूसरा भी 200 का, लेकिन एक पर उसको क्या हुआ 15% हानि हुई और दूसरे पर 19% उसको क्या हुआ लाभ हुआ। तो यदि दोनों रेडियो समान मूल्य पर बेचे गए हों तो प्रत्येक का क्रय मूल्य हमको निकालना है। तो चूंकि इसमें हम एक्स और जैसे कि मान लो एक व्यापारी ने 2 रेडियो 960 रुपये में खरीदे, तो एक एक्स रुपये में खरीदा, दूसरा कितने में खरीदा 960 माइनस एक्स में खरीदा। तो ये एक्स लेके चलेंगे तो हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो हमको इसको शॉर्ट से शॉर्ट करना है। दैट मीन्स बताइए कि कोई भी वैल्यू हम कभी भी कुछ चीज़ खरीदते हैं, या एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कोई चीज़ आपको रास्ते में मिली 500 रुपये मिले, तो आप आपका दोस्त से क्या कहोगे 50-50 दैट मीन्स क्या वो क्या 50 रुपये या 100 रुपये में जो 50-50 कर लोगे, नहीं 500 50-50 दैट मीन्स 50% दैट मीन्स 250 रुपये 250 रुपये। 1000 रुपये मिले 50-50% दैट मीन्स 500 रुपये 500 रुपये। परसेंटेज हमेशा कितना होगा 100% होगा। ठीक है, रुपए अलग अलग हो सकते हैं, चीज़ें अलग अलग हो सकती है, लेकिन परसेंटेज हमेशा 100% होगा कोई भी, और उसका 50-50 मतलब जो हमारा वैल्यू है उसका आधा आधा। क्लियर है? तो हम समझते हैं कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। मतलब कोई भी उसने 2 चीज़ खरीदी, एक जो चीज़ खरीदी वो भी अपने आप में 100% थी, जो दूसरी खरीदी वो भी अपने आप में 100% थी, तो उसको 100% पे उसको एक पे हानि हो गई और एक पे लाभ हो गया। तो हम देखते हैं कि एक व्यापारी ने 2 रेडियो खरीदे 960 रुपये में, हमें नहीं पता भैया एक 100 रुपये में खरीदा एक Y रुपये में खरीदा। ठीक है, मान लिया। दूसरा क्या क्या उसने इस पे क्या होगा उसको 15% की हानि हो गई। मतलब मेरे पास 100% कुछ था, मुझे 15% की हानि हो गई, मैंने 15% हानि हुई, मतलब मुझे कम मिला। मैंने कितने में दिया 85% में दिया। तो 100% अपने आप में 15% हानि 15% हानि मतलब 15% की कमी हो गई, 100% 15% कमी, दैट मीन्स वो कितना रह गया 85% रह गया। कितना रह गया 85% रह गया। ठीक है, दूसरा 19% लाभ पर बेचा। दूसरा कितने पे 19% लाभ पर, तो 100% तो भैया मेरा और उस पर 19% और लाभ हो गया, दैट मीन्स 100 में और जुड़ गया तो 119% हो गया। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम शॉर्ट से शॉर्ट। ये पिक्चर परसेंटेज मतलब क्या होता है बटे में 100, इधर भी परसेंटेज मतलब क्या बटे में 100, ये 100 से 100 कट गया। ठीक है, मैंने कहा था ना कि जब काटते हैं तो नीचे नीचे वाला कट जाएगा, ऊपर ऊपर वाला कट जाएगा, जब बराबर के इधर उधर काटते हैं। ठीक है, और जब इधर ही काटेंगे तो ऊपर नीचे काटेंगे, और इधर ही काटेंगे तो ऊपर नीचे काटेंगे। ये देखो 17 के पहाड़े में आते हैं, 17 पंजे 85, 17 साते 119, दैट मीन्स यहाँ कितना आ गया 5x बराबर पे कितना आ गया 7y। तो x बटे में y लिया, x बटे में y कितना हो गया यहाँ पर 7/5। ठीक है, मतलब जो 15% हानि पर x के साथ में जो है वो 15% हानि पे बेचा वो कितना भाग है 7 भाग, और जो 19% लाभ पर बेचा वो कितना भाग है 5 भाग है। मतलब कि दोनों भाग कितना हो गए, ये क्रय मूल्य के दोनों के रेशियो आ गए 7:5। तो टोटल कितना है 7 और 5 12। तो जो 15% हानि पर बेचा वो कितना भाग होगा 960 में से ही होगा ना, ये दोनों का क्रय मूल्य है, कुल क्रय मूल्य। अब इसमें से हम देख लेंगे कि एक कितना है, क्योंकि ये उनका रेशियो दे दिया है 7:5, किसका उन दोनों का जो कि 2 रेडियो खरीदे थे। तो यहाँ से हम इस रेशियो में इनको 960 को बांट देते हैं। टोटल कितना है 12। तो जो x 15% हानि पर बेचा वो कितना होगा 7, और जो 19% लाभ पर बेचा वो कितना होगा 5। दैट मीन्स यहाँ से इधर देखिएगा जरा कि ये टोटल कितना होगा 12, और जो 15% हानि पर बेचा वो है 7/12, किस में से 960 का। तो ये यहाँ से इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। और अगर यहाँ करूँगा मैं 5/12 गुणित यहाँ कितना आ जाएगा 960। तो ये 7 भाग हो जाएगा हमारा वो पहले वाले का, और 5 भाग हो जाएगा दूसरे वाले का जिस पर 15% हानि हुई थी, तो उसका क्रय मूल्य आ जाएगा, और 19% लाभ हुआ उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ से काट लेते हैं 12 से 12 बन जा 12 हट जा, या 12 × 12 12 8 96, और 0 8 का 7 से गुणा कर दो, 8 7 जा 56 560, यहाँ से भी यही आएगा 80, और इसका इससे गुणा करो 8 5 जा 40 00। दैट मीन्स जो 2 रेडियो थे उसने क्या बोला, दोनों रेडियो समान मूल्य पर बेचे गए हो तो प्रत्येक का क्रय मूल्य, तो भैया पहले का क्रय मूल्य क्या है 560 रुपये, और दूसरे का क्रय मूल्य क्या है 400 रुपये। मतलब उसने जो 2 रेडियो खरीदे थे, एक 560 में खरीदा था और दूसरा रेडियो 400 में खरीदा था, दोनों मिला के उसने रेडियो कितने में खरीदे थे 560 और 400 960 रुपये में। तो हमने क्या करा, इनके इस तरीके से रेशियो निकाल लिए और इस रेशियो में इस 960 को डिवाइड कर दिया। ये इसको सबसे शॉर्ट और सीधा तरीका है, आसान से आसान। इसको आप डबल से
चूँकि मैं इसको डबल नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे ऑफलाइन पढ़ाने की आदत है और अब हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को रिवाइंड भी कर सकते हैं, आप पीछे बैकवर्ड जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो आपको बहुत ही आसान लगेगा कि 4a का क्यूब, यहाँ पर 4 का नहीं है, सिर्फ a का है, तो 4a का क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 501। तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि कोई भी चीज़ देखो मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट 4 को तो बटे में नहीं ला सकते। मैंने बताया था आपको कि प्लस वाली संख्या बराबर की तरह के माइनस में, माइनस वाली बराबर की तरह प्लस में, अगर कोई गुणा में है तो वो भाग में, और भाग वाली है तो गुणा में चली जाएगी, बराबर के इधर उधर जब जाएगी तो। ठीक है, तो ये आपको बोर्ड मार्क्स के कुछ रूल्स हैं वो याद होना चाहिए। भागु जोग, भाग गुणा जोड़ घटाओ, पहले भाग होगा फिर गुणा होगा, जोड़ होगा, बाद में उसके घटा होगा, और इसके भी भाग भी है, और अगर ब्रैकेट है तो भाग से भी पहले क्या होगा, ब्रैकेट हल होगा। ठीक है, तो वो भी हम चैप्टर में डिस्कस करते जाएंगे। अभी हम देखिए कि यहाँ पर प्लस वाली संख्या है, हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से a की वैल्यू निकालना है, तो 4a क्यूब प्लस 1, जो ये प्लस 1 है ये कहाँ आएगा 501, ये प्लस 1 उड़ के इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा -1। तो 4a का क्यूब, यहाँ से 501 में से 1 माइनस, तो 500। अब ये 4 मल्टीप्लाई में 4a क्यूब, 4 और a के बीच में क्रॉस का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मल्टीप्लिकेशन है, तो a क्यूब और ये 4 कहाँ जाएगा, जो बटे में गुणा में है, ये 500 के बटे में आ जाएगा, जो कि 4 से कट जाएगा। काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पंजे 20। दैट मीन्स क्या आया हमारा, a का क्यूब बराबर कितना आया 125। आपको पता है ये a का, ये किसका घन है, मतलब a का क्यूब किस संख्या का क्यूब 125 है। आगे देखते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जब यहाँ से वर्ग हटता है तो वर्गमूल लगता है, जब इधर से क्या आता है घन हटता है, इधर घनमूल लग जाता है, तो 3 आ जाएगा। मतलब अंदर कोई सी भी संख्या 3 बार हो तो बाहर हो जाएगी। तो ये किसका है, एम्प्लाइज दैट। इधर देखिएगा a बराबर पर ये क्या है, ये है 5 गुणा 5 गुणा 5, पचम का 25, 25 पंजे 125। ठीक है, 125 है, वो को वही है। इस 3 का मतलब होता है अंदर कोई भी चीज़ 3 बार हो तो बाहर होगी। यहाँ 4 लिखा है, कोई भी चीज़ अंदर 4 बार होगी तो बाहर होगा। यहाँ 5 लिखा है, दैट मीन्स यहाँ कोई भी चीज़ 5 बार होगी तो 1 बार बाहर होगी। तो यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा 5, a बराबर पे 5, और यही वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी, यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन भी आ सकता है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन भी आ सकता है, जिसमें दे रखा है कि यदि साइन थीटा बराबर पे कोस थीटा हो तो थीटा का मान क्या है। ये आपने 9वीं की क्लास में पढ़ा होगा, 9वीं से हमारा साइन थीटा कोस थीटा स्टार्ट हो जाते हैं। अगर नहीं याद है तो हम ट्रिगोनोमेट्री की फुल क्लास लेंगे, फुल पढ़ेंगे फिर से, तो आपको सारे आंकड़े और वो जो एक टेबल है, टेबुलर फॉर्म में, वो पूरी आपको याद हो जाएगी। तो साइन थीटा और कोस थीटा, तो थीटा का मान क्या है, तो थीटा के मान ऑप्शन में दे रखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो चूंकि साइन थीटा और कोस थीटा कौन से एंगल पे बराबर होते हैं, तो हमेशा याद रखना थीटा का मान सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री होगा, क्योंकि 45 डिग्री पर साइन 45 और कोस 45 दोनों का मान एक होता है। वो क्या होता है, वो एक ही होता है, सॉरी नॉट एक होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, 0, 30, 45। ठीक है, 0, 30, 45, 0, 1/2, 1/√2। 0, 45 पर साइन थीटा, साइन 45 का मान भी 1/√2 होगा, और कोस 45 का मान भी 1/√2 होगा। तो कौन से थीटा पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होंगे, थीटा का मान क्या होगा वहाँ पर 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो 0, 30, 45, 60, 90, और साइन कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ये ट्रिगोनोमेट्री हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे पूरी की पूरी, तो आपको पूरा सब कुछ याद हो जाएगा। लेकिन अभी इस प्रकार के क्वेश्चन आसान पूछते हैं, इतना ज़्यादा टफ नहीं पूछते हैं। तो सिर्फ हमें एंगल याद रख लेना है, 0, 30, 45, 60, और साइन कोस का ही पूछते हैं। अभी तक ज़्यादा हाई पूछा नहीं गया साइन कोस टेन के अलावा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है। अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, ये हमको याद रखना है। तो इस प्रकार का पूछा जाता है। तो अर्धवृत्त, पहले तो अर्धवृत्त देख लेते हैं हम, अर्धवृत्त कैसा होगा। अब अर्धवृत्त में कहीं पर भी कोण बना दिया जाए, ये बिंदु है, इसमें कहीं पर भी कोण बना दिया जाए हमारा, जैसे कि मान लो यहाँ से लेकर यहाँ बन रहा है, यहाँ लेकर यहाँ बन रहा है, यहाँ लेकर यहाँ बन रहा है, ठीक है, यहाँ लेकर यहाँ बन रहा है, कहीं पर भी बन रहा है, या यहाँ लेकर यहाँ बन रहा है, तो अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, हमेशा समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण हमेशा समकोण होता है। अर्धवृत्त, आधा वृत्त और आधा वृत्त में, आधा वृत्त के किसी भी बिंदु पर, अर्धवृत्त के किसी भी बिंदु पर बना कोण हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। देखिए यहाँ से यहाँ, देखिए आप ये इन दोनों को मिलाइए, वो सॉरी मैंने पहले डायग्राम गलत बना दिया, यहाँ से यहाँ मिलाइए या यहाँ से यहाँ मिलाइए, इन दोनों को
कहीं से भी कहीं पर भी इन दोनों बिंदुओं से मिलाकर इस अर्धवृत्त पर बनाया हुआ कोण हमेशा यहाँ क्या होगा, ये 90 डिग्री का होगा। पहले मैंने डायग्राम गलत बना दिया था, ये डायग्राम सही है। क्या होगा, इन दोनों बिंदुओं से मिलाकर इस अर्धवृत्त पर कहीं पर भी कोण अगर बनेगा तो वो हमेशा और हमेशा 90 डिग्री का होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना डायग्राम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि इसमें कन्फ्यूजन होता ही होता है। क्वेश्चन ये है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है कि 3:4:10 के अनुपात में है। मतलब 3:4:10 अनुपात में क्या है, 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के इन अनुपात में है, 3:4:10 के। यदि इनका कुल मूल्य कितने रुपए दे रखे, 102 रुपये। मतलब ये जितने भी सिक्के हैं 3:4:10 अनुपात के जितने भी सिक्के हैं, इन सबको कुल मिला लिया जाए ना तो कितने रुपए बनते हैं, 102 रुपये हैं। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, कि कितने सिक्के हैं 10 पैसे के। ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अनुपात दे रखा है कितना, 3 अनुपात, इन सिक्कों का अनुपात दे रखा है 3:4:10। सारे सिक्के जितने भी हैं उन सभी का अनुपात दे रखा है 3:4:10। इसी के साथ हम ये देखते हैं इधर कि 1 रुपये, तो चूंकि हमको कुल क्या दे रखा है, कुल टोटल रुपए दे रखा है 102 रुपये दे रखे हैं, तो इन सबको भी हम रुपए में बदल लेंगे। तो चूंकि 1 रुपया है तो वो तो 1 रुपया है ही। अगला देखते हैं हमारा क्या, कि 50 पैसे, 50 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 पैसे। 100 का भाग देते हैं 100 पैसे का, तो 100 पैसे का इसमें भाग देंगे तो 50/100 कटेगा तो क्या आ जाएगा, 1/2 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये भी पैसे में, ये भी रुपए में, तो इसको भी रुपए में बदल लिया हमने 1/2 रुपये, क्योंकि हमारा टोटल रुपए क्या दे रखा है, 102 रुपये दे रखे। ये 10 पैसे हैं, तो 10 पैसे मतलब क्या, 10 पैसे 100 पैसे का भाग दे दो तो 1/10 क्या आ जाएगा, इसका 1/10 रुपये आ जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं कि एक थैली में 1 रुपये, 1/2 रुपये, 1/10 रुपये यहाँ पर बोल सकते हैं। पैसे को हमने रुपए में बदल लिया, तो 1 रुपये, 1/2 रुपये और 1/10 पैसे, 10 रुपये के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में हैं। मतलब यही 3 है, यही 4 अनुपात में और यही 10 में है। समझ में आया, 3 अनुपात में 1 रुपये के सिक्के हैं, 4 अनुपात में 1/2 रुपये के और 10 अनुपात में 1/10 के। तो इनका आपस में क्या करते हैं, हम गुणा कर देते हैं। 3 का 1 से, 4 का 1/2 से और 10 का 1/10 से। चलो करते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम, 3 × 1 अनुपात 4 × 1/2 अनुपात 10 × 1/10। तो सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो 2 × 2 2 दूना 4, यहाँ 10 से 10 कट गया, मतलब यहाँ आ गया 3, यहाँ कितना आ गया 3:2:1, 3:2:1। मतलब कि हम ये देखते हैं कि जो रुपए हमारे 3:4:10 के अनुपात में थे और रुपए हैं 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे, इनको रुपए में बदल लिया हमने ये, और इनका आपस में मल्टीप्लाई किया, तो वो जो रुपए थे 102 रुपये, ये रुपए में किस अनुपात में है, ये रुपए में किस अनुपात में है, 3:2:1 अनुपात में, रुपए में। ठीक है, ये किस में थे, पैसे में भी थे। इनको टोटल रुपए में बदल के रुपए का अनुपात रुपए में बना दिया। दैट मीन्स 102 जो रुपए हैं वही 3:2:1 के अनुपात में है। मतलब ये 102 रुपए किन अनुपात में टूटे हुए हैं, 3:2:1 अनुपात में टूटे हुए हैं। तो 3:2:1। तो अब बताइए यहाँ पर कि ये 1, 3, 50, 2 और 10, 1। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालते हैं एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि 3:2:1 इन सबको जोड़ें, ये सब रुपए हैं, ये भी ये कि यही रुपए डिवाइड किए गए हैं 3:2:1 अनुपात में। तो इन सबको जोड़ लेते हैं, 3, 4, 5 और 6। ये जो 6 अनुपात है, ये 6 अनुपात है, यही हमारे 102 रुपये के बराबर है। ये जो 6 अनुपात है ये हमारे 102 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से हम इसके साथ में x रख देते हैं। ठीक है, अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि आप सोचोगे कि बराबर के इधर तो कुछ नहीं बचा। तो 3, 4, 5 और 6, ये कितना हो गया 6x, और ये 6x रुपये बराबर होंगे हमारे 102 रुपये के। ठीक है, तो हम इधर सोल्व कर लेते हैं। 6x रुपये 102 रुपये के बराबर है, 102 के। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 6 गुणा में है इसके, तो 6 कहाँ चले जाएगा, 102 के बटे में चले जाएगा। तो यहाँ से 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 कम 6, 4 बचा, 6 7 42। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 17। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 17। और हमसे पूछा कितना है, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो बताइए जरा कि 3:4:10 था, अनुपात में था ना। ये एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के अनुपात कितना था, 3:4:10। तो यहाँ पर ये जो 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, 10 है, और वो हमने कितना निकाला रुपए में, x बराबरी पर 17। तो हमारा कितना हो जाएगा, उसने बोल दिया है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ये x बराबरी पर जो 17 है, 17 × 10,
इस 10 से होगा। क्यों? क्योंकि ये 10 पैसे वाला अनुपात है, 50 पैसे का अनुपात 4 है और 1 रुपये का अनुपात कितना है? 3 है। तो x बराबर जो 17 निकला यहाँ से, ये x की वैल्यू कहाँ? सब जगह रख के हम उनके सिक्कों की संख्या निकाल सकते हैं। अगर ये 17 मैं यहाँ रखूँगा तो 17 × 51, मतलब कि 1 रुपये के सिक्के कितने होंगे? 51। 17 × 4 = 68, मतलब कि 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 68। और 17 धाम 170, मतलब 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 170। तो हमसे पूछा क्या है? 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो हमें तो 10 पैसे पे फोकस करना है, बाकी से मतलब नहीं है। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 10 × 17, मतलब कि 170 सिक्के। 170 सिक्के किसके होंगे? ये 10 पैसों के 170 सिक्के होंगे। मतलब कितने रुपए होंगे हमारे? 17 रुपए होंगे। तो हमें रुपए से मतलब नहीं, उन्होंने पूछा हमसे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 17 × 10 170। ठीक है, इसको डबल से समझने के लिए आप वीडियो को पीछे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये 8 से 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे हैं। आई होप यू लाइक। वीडियो के किस पार्ट में कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में नहीं आया है तो वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। नेक्स्ट टाइम हम उसको फिर से डिस्कस करेंगे अगर आपको समझ में नहीं आता है तो, और आपको उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं समझने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आर्मी लवर्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगता है कि समझ में आ रहा है तो आप दूसरों को भी या खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आपके लिए एक बात कहना चाहूँगा कि याद रखना दोस्तों, सपने तुम्हारे हैं तो पूरे भी तुम्हें ही करना है, क्योंकि ना तो हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे ना ही लोग। जय श्री महाकाल।